नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। पिथौरागढ़ में फिर डोली धरती, भूकंप के हल्के झटके किए गए महसूस। बाराबंकी में नाव पलटने से 2 बच्चों समेत 3 की हुई मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा, विधायक बेटे के बाद अब साले की हुई गिरफ्तारी। राकेश टिकैत का बीजेपी पर निशाना साधा, कहा ये लोग सब चुनाव बेईमानी से जीत लेंगे। सांसद मेनका गांधी बोली, लोगों की सेवा करना मेरी दिनचर्या, सरकारी व्यवस्था से हमें बहुत ज्यादा नाराज। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 बजे फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई है। इससे पहले मंगलवार बुधवार के दरमियान रात भी पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पिथौरागढ़ में जनपद 1.58 मिनट पर रात में 5 सेकंड के लिए धरती डोली और रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई थी। पूरे जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद लोग दहशत में घरों से बाहर आ गए थे और इसके अलावा अल्मोड़ा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और बता दें कि रिक्टर स्केल पर 5.7 तीव्रता मापी गई। इसके अलावा रामपुर और हल्द्वानी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं उधम सिंह नगर जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके और भूकंप के डर से लोग घरों से बाहर निकल गए। रात करीब 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रुद्रपुर, केचुआ, गदरपुर सहित क्षेत्र में तेज भूकंप के हड़कंप मच गया। वहीं यूपी के अमरोहा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 15 सेकंड के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके के बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। अमरोहा के अलावा मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ में भी धरती डोल उठी और श्रावस्ती में 4.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। उधर गोरखपुर में भी देर रात के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि भूकंप 2 बार आया। रात 9 बजे 4.6 तीव्रता और रात 2 बजे 5.7 रिक्टर स्केल उसकी तीव्रता रही। बाराबंकी जिले में मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में काकराहा घाट स्थित सुमली नदी में मंगलवार को नाव पलटने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को बचा लिया गया और उनका जिला अस्पताल में उपचार लगातार जारी है। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। जिलाधिकारी ने आपदा निधि से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। बाराबंकी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि एक नाव से सालपुर गांव से 20 लोग नदी पार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक लोगों को सवार होने से अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। कुमार ने बताया कि नाव में सवार 13 लोग तैरकर बाहर आए और लेकिन 7 लोग पानी में डूबते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि 7 लोगों को पुलिस, गोताखोर और ग्रामीण की मदद से बेहोशी की हालत में नदी से बाहर निकाला गया और उनके अनुसार उनमें 2 बच्चों समेत 3 लोग सालपुर निवासी ऋतु यादव, प्रियंका, हिमांशु की मौत हो गई, जबकि बेहोश 4 अन्य लोगों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि गांव के नदी के पार उस पार ग्राम बैराना में दंगल का आयोजन था, जिसे लोग देखने गए हुए थे और वापस लौट रहे थे, तभी नाव पलट गई। और उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर संवेदना प्रकट करते हुए प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आपदा निधि से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला अस्पताल के और जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और अनेक शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मौके पर जाकर राहत कार्य को युद्ध स्तर पर कराने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पिछले साल दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब सुबह विधायक अब्बास अंसारी के बाद अब उसे
साले सरजील रजा उर्फ आतिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ईडी ने न सिर्फ आतिफ की गिरफ्तारी की है बल्कि कोर्ट से उसकी 7 दिनों की कस्टडी रिमांड पर भी हासिल कर ली है। प्रयागराज में जिला जज की कोर्ट में ईडी को मुख्तार के साले सरजील उर्फ आतिफ के 7 दिनों की कस्टडी रिमांड पर शर्त के साथ मंजूरी दी गई है। वह उसका टॉर्चर नहीं करेगी और साथ ही कैंसर का मरीज होने के नाते उसके इलाज के लिए जरूरी व्यवस्था भी मुहैया कराएगी। ईडी ने मुख्तार के साले सरजील रजा उर्फ आतिफ को कल शाम गाजीपुर में जेल से बाहर आते ही हिरासत में लिया था। तकरीबन 2 महीने के बाद सरजील कल शाम गाजीपुर जेल से जमानत पर छूटा हुआ है और वो जैसे ही जेल से बाहर आया वहां मौजूदा ईडी की प्रयागराज यूनिट ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद ईडी की टीम उसे देर रात अपने साथ प्रयागराज ले गई और मंगलवार दोपहर ईडी ने सरजील की औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की। इससे पहले बता दें उसका मेडिकल कराया गया और फिर उसे जिला जज की कोर्ट में पेश किया गया। जिला जज की कोर्ट में ईडी ने सरजील को 14 दिन के लिए अपनी कस्टडी में दिए जाने की इजाजत मांगी और ईडी की तरफ से कहा गया है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सरजील से तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। शक के घेरे में आए कुछ लोगों से आमना सामना कराया जाना है और साथ ही गाजीपुर और माऊ से लेकर कुछ जगहों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाना है। कोर्ट ने ईडी के इस अर्ज को मंजूरी तो कर दिया लेकिन 14 दिन के बजाय सिर्फ 7 दिनों की कस्टडी रिमांड दी गई है। सरजील की कस्टडी आज शाम से शुरू हो गई है और 15 नवंबर को दोपहर को 2 बजे तक लगातार जारी रहेगी। ईडी को 15 नवंबर के दोपहर उसे फिर से कोर्ट में पेश करना होगा। भारतीय किसान यूनियन ने 26 नवंबर को देश के सभी राज्यों की राजधानी में 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसके तहत किसान राजभवन का घेराव करेंगे। इसी कड़ी में किसानों को जागरूक करने के लिए बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यूपी के चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी को 26 नवंबर को लखनऊ आने का निमंत्रण दिया और आग्रह किया कि किसान हित के लिए सभी आए। राकेश टिकैत 1 दिवसीय चंदौली दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल नगर में गुरुद्वारे में माथा टेका। इसके बाद वो यहां आयोजित किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे। इस पंचायत में हजारों की संख्या में किसान राकेश टिकैत को सुनने और देखने के लिए आए हुए थे। यहां पर किसान ने टिकैत का खुले दिल से स्वागत किया और बता दें इसके बाद टिकैत ने इन सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि किसानों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपना ट्रैक्टर तैयार रखिए, कभी भी आंदोलन की जरूरत पड़ सकती है। ट्रैक्टर खेतों में और सड़क पर दोनों जगह चलता है। किसान की सभा को संबोधित करने के बाद टिकैत ने मीडिया से बात की और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस देश में विपक्ष कमजोर हो जाता है वहां तानाशाही का जन्म हो जाता है। यहां भी तानाशाही का जन्म हो चुका है और इसके बाद तानाशाही के खिलाफ के आंदोलन होते हैं और यहां भी आंदोलन शुरू हो चुका है। वहीं गुजरात चुनाव पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि ये लोग सभी चुनाव जीत लेंगे लेकिन बेईमानी से जीते जाएंगे। बता दें कि गुजरात में लोगों के बोलने पर आजादी नहीं है। वहां जाकर आप देखिए कि किसान आंदोलन में गुजरात का एक भी आदमी नहीं आया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को गुरु नानक जयंती के 553वें प्रकाश पर्व पर गुरु सिंह सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रीमती गांधी ने संकीर्तन में शामिल होकर गुरुद्वारे में मत्था टेका और इसके बाद श्रीमती गांधी ने इटकोली, गडोरा, डिग्गरपुर, सदनपुर, बेलरी, हत्यानंद, देवनंद समेत दर्जन भर गांवों में जन चौपाल के माध्यम से शिकायतों का निस्तारण किया गया। वहीं विभिन्न चौपालों के संबोधित करते हुए सांसद श्रीमती गांधी ने वहीं गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करना मेरा दिनचर्या शामिल होना बताया और उन्होंने कहा कि गांव की ओर से रुख करने से पहले आवास पर 3 से 4 लोग की समस्याओं का समाधान हाथों हाथ करती हूं और जब से मैं आई हूं और 50 से 60 हजार लोगों को काम दे चुकी हूं। बता दें मैं जात पात और धर्म नहीं बल्कि मुसीबत पूछकर काम करती हूं। सांसद मेनका संजय गांधी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं सिख समाज की लड़की हूं और ये एक ऐसा धर्म है कि जिसने भी कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सेवा भी सबसे ज्यादा यही करते हैं। सुल्तानपुर में भी सभी लोग ईमानदारी से काम और सेवा करते हैं। मुझे अपने सिख भाइयों और बहनों पर बहुत ज्यादा गर्व है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये मच्छर से लड़ाई के लिए बहुत कम सुविधाएं इस्तेमाल हो रही थी और हम सरकारी व्यवस्था से बहुत ज्यादा नाराज हैं। सरकार की सुविधा का इस्तेमाल जिला प्रशासन ने नहीं किया। अब फाइंगिंग और स्वच्छता का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबर का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहारनपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश के 200 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, जिसमें सहारनपुर स्टेशन भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि सहारनपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आर्किटेक्ट नियुक्त हो गया है और शहर के लोगों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली से सहारनपुर ट्रैक में सुधार के लिए काम किया जाएगा। वंदे भारत को सहारनपुर तक चलाने का प्लान है। और उन्होंने बताया कि देवबंद रेलवे स्टेशन को 2300 करोड़ की लागत से सुधार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देवबंद रूट की लाइन पर भी काम तेजी से चल रहा है। इस लाइन में 14 क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर या अंडरपास बनाए जा रहे हैं। रेल मंत्री ने इस दौरान यह भी बताया कि मेरठ, हस्तिनापुर, बिजनौर के लिए डीपीआर सर्वे का काम मंजूर हो गया है और इस पर अगले 6 महीने में काम आगे बढ़ेगा। यह 70 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले रेलवे के लिए यूपी को 1109 करोड़ रुपए दिए जाते थे, जबकि 2014 के बाद से 14,761 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपी के अयोध्या, गोमती नगर, चारबाग, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, सहारनपुर और संगम को सहारनपुर से नई ट्रेन देंगे। अलीगढ़ के गांव बाजोता में डेंगू से 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इससे पीड़ित बताए जा रहे हैं। उधर मृतक के परिजनों ने बीजेपी सांसद सतीश गौतम के डेंगू को लेकर दिए गए बेतुके बयान पर आपत्ति जताई है। और बता दें, उन्होंने कहा है कि सांसद गलत बोल रहे हैं। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने एसडीएम और सीएमओ के साथ सोमवार को इलाके का दौरा किया और उन्होंने कहा कि घबराहट के कारण प्लेटलेट्स घट जाते हैं। अलीगढ़ के बजौता गांव में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के कमलेश नाम की महिला की मौत हो गई और उनके पति हरेंद्र ने बताया कि जांच में डेंगू मिला हुआ था और प्लेटलेट्स नहीं पाई जा रही थी। बता दें कि अस्पताल में 5 बोतल खून भी चढ़ाया गया। वहीं एक अन्य मृतक सपना के पिता लोकेंद्र ने बताया कि उनके पत्नी का प्लेटलेट्स हर दिन घटता जा रहा था और घटते घटते 19,000 हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की मौत डेंगू से हो गई और सांसद की बात गलत है। मेरी बेटी का कैलाश अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था। गांव में ही डेंगू का शिकार हुए एक महिला के ससुर उदयवीर सिंह ने बताया कि पूरा गांव कह रहा है कि ये डेंगू की बीमारी है। उन्होंने कहा कि मेरी पुत्र वधु की भी मौत हुई है और डेंगू से। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट दी थी कि उसके डेंगू बुखार है, प्लेटलेट से गिर रही हैं और सांसद जो कह रहे हैं वो गलत है और मेरी पुत्र वधु को कोई घबराहट नहीं हो रही थी। और ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में बीमारी फैल रही है और 200 के करीब लोग बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। यहाँ पर मथुरा जिले में वृंदावन निवासी 60 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ पड़ोस में रहने वाली 8 साल की एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ और उसे गुप्त अंग में मोमबत्ती डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बारे में पता चलने पर आरोपी का कथित रूप से जहर खा लिया और जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मामला 2 अलग अलग समुदाय का होने का कारण पुलिस के आला अधिकारी भी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि बांके बिहारी पुलिस चौकी क्षेत्र में एक मोहल्ले का निवासी 60 वर्षीय प्यारेलाल पड़ोस में रहने वाले 8 साल की एक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था और उसे पहले तो बच्ची से छेड़छाड़ की और फिर उसके गुप्त अंग में मोमबत्ती डाल दी, जिससे आहत बच्ची चीखती चिल्लाती हुई अपने घर भाग गई और परिजनों को बात बताई। इस पर परिजनों ने प्यारेलाल के खिलाफ भारतीय दंड विधान और पॉक्सो एक्ट की सुरंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि अपने खिलाफ पुलिस में शिकायत होने के बारे में पता लगने पर प्यारेलाल ने जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इस पूरी घटना के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसका हाल देख पुलिस उसे जिला संयुक्त अस्पताल ले गई, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने बच्चों की चिकित्सा मुआयना कराया है। मामला 2 अलग अलग समुदाय का होने का बताया जा रहा है और इस कारण पुलिस के आला अधिकारी भी हालत पर नजर बनाए हुए हैं और स्थानीय पुलिस को सतर्कता बनाए रखने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं लगातार।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मामूली विवाद में दबंगों ने महिलाओं को लाठियों से दौड़ा कर पीट दिया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना बिनियाठौर थाना इलाके के नरौली कस्बे की बताई जा रही है। संभल से वायरल हुए वीडियो में कुछ लोगों के बीच से मारपीट हो रही है और आरोपी और पीड़िताएं एक ही परिवार की बताई जा रही है। उनके बीच मकान बनने को लेकर विवाद चल रहा था। दरअसल एक पक्ष की महिला ने बंदरों से बचने के लिए मकान के छज्जे पर ग्रिल लगवा दिया था, जिससे घर के ही दूसरे पक्ष के लोग नाराज हो गए थे। आज भी महिला जब अपने मकान के छज्जे पर मिस्त्री से ग्रिल लगवा रही थी, उसी समय दूसरे पक्ष के लोगों ने ऐतराज जताया। इसी के बाद महिलाओं के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। बता दें कि महिलाओं ने गाली गलौज का विरोध कर लिया तो आरोपी लाठी लेकर महिलाओं पर टूट पड़े। महिलाओं के साथ मारपीट से अफरा तफरी मच गई और शोर शराबा सुनकर लोग जमा हो गए और उनमें से किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और वो वायरल हो गया। बता दें कि पहले तो दबंगों ने महिला से मारपीट की और फिर धमकी देकर वहां चला गया। बता दें कि महिलाओं ने इसकी शिकायत पुलिस ने की तो जिसके बाद केस दर्ज हुए और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि एक ही परिवार के 2 पक्ष में मकान बनाने को लेकर झगड़ा हो गया था। इसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष के 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल गोरखपुर के कार्तिक पूर्णिमा पर रोहिन नदी में नहाने गए 2 बच्चे पानी में डूब गए, जिसमें से एक बच्चे को बचा लिया गया और जबकि दूसरे बच्चे का पता नहीं चल पाया अभी तक। गोताखोर उसकी तलाश लगातार कर रहे हैं। बच्चे के पानी में डूबने की खबर मिलने पर इलाके में हंगामा मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। यह घटना पनियारा कैंपेरिंग बांध की बताई जा रही है। बता दें कि पुल के पास यह हादसा हुआ है। गोरखपुर बच्चे की तलाश लगातार कर रही है, जबकि इलाके में भारी भीड़ जुटी हुई है। इस घटना पर सदर एसडीएम मोहम्मद जसीम ने बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान संपन्न हो जाने के बाद कुछ बच्चे ने नदी में पैसा खोजने के लिए रोहिणी नदी में छलांग लगा दी, जिसमें 2 बच्चे डूबने के लगे और मौके पर मौजूद गोताखोरों की टीम ने एक बच्चे को तो किसी तरह बचा लिया, लेकिन दूसरे बच्चे को वो नहीं बचा पाए और वो डूब गया। उसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है। बता दें कि एसडीएम ने बताया कि 10 गोताखोरों की टीम के द्वारा उस बच्चे के शव की तलाश लगातार की जा रही है और बता दें कि लेकिन अभी तक इस शव का पता नहीं चल पाया है। दोनों बच्चे थाना क्षेत्र के रामनगर यादव टोला के निवासी बताए जा रहे हैं। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे देश में लोग स्थानीय नदियों और विशेषकर गंगा नदी में स्नान के लिए जाते हैं। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कोई है? ऐसे डराते हैं? वही अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना ये अद्भुत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह सैनी को सांसद विधायक अदालत द्वारा मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप में 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने से 27 दिन बाद विधानसभा सचिवालय ने खतौली विधानसभा सीट को रिक्त घोषित करने पर सोमवार को इस आशय का आदेश जारी किया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सैनी की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी 11 अक्टूबर को स्वतः ही रद्द हो गई है और अब इस सीट पर भी भारत निर्वाचन आयोग उपचुनाव कराएगा। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। सैनी को मुजफ्फरनगर की सांसद विधायक अदालत ने 11 अक्टूबर 2022 को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में खतौली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। अधिसूचना के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले के जवानसठ थाना क्षेत्र के दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, धारा 336,
149, 353, 504 और 506 के तहत विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए अदालत ने सैनी 2 वर्ष कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 के फैसले में क्रम में 11 अक्टूबर 2022 से आयोग माने जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय के 10 जुलाई 2013 के फैसले के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी सजा की तारीख से सदन की सदस्यता के योग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल की सजा पूरी करने के बाद ही 6 साल तक वो अयोग्य रहेगा। यूपी के बांदा का जिला अस्पताल अक्सर किसी न किसी बात से लेकर सुर्खियों में बना रहता है। ताजा मामला जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का बताया जा रहा है, जहां अस्पताल के भीतर एक कुत्ते का आराम फरमाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कुत्ते के नजदीक ही कई मरीज भी खड़े हुए हैं। ये हाल तब है जब पूरे प्रदेश में डेंगू जैसी भीषण बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इस मामले में जब जिला अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने कहना है कि ट्रॉमा सेंटर के 2 दरवाजे हैं, दूसरे दरवाजे से कुत्ता आया होगा, आगे से ध्यान दिया जाएगा, ऐसा ना हो। और बांदा जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में जहां मरीजों का इलाज होता है उस जगह को आवारा कुत्ते अपने आशियाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के अंदर अक्सर कुत्ते घुस आते हैं और अभी फर्श पर लेटकर आराम करते हैं और तभी मरीजों के बीच जाकर खाने पीने की चीजें छीन लेते हैं। बता दें, जब कुछ कुत्ते अस्पताल में मौजूद थे तभी किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में एक कुत्ता फर्श पर आराम करता हुआ दिख रहा है और दूसरे वीडियो में कुत्ता स्ट्रेचर के पर पड़े मरीज और उनके तीमारदारों के बीच चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है। सरकार अस्पताल के व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए वीडियो काफी है। ये हाल ही जब बांदा मुख्यालय के जिला अस्पताल का तो बाकी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। ऐसा जब प्रदेश की सरकार सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है और प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद ही आए दिन सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं का दुरुस्त करने के लिए चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं लगातार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से 2021 में आयुष कॉलेज में प्रवेश के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से करने की सिफारिश की है। अनियमितताओं के मामले में आरोपी आयुर्वेद सेवाओं के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर एसएन सिंह और शिक्षा निदेशालय के प्रभारी अधिकारी उमाकांत यादव को निलंबित कर दिया गया है। ये दोनों ही लखनऊ के राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में फिलहाल कार्यरत थे। इसके अलावा यूनानी निदेशालय के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद वसीम और होम्योपैथी निदेशालय के कार्यवाहक संयुक्त निदेशक विजय कुमार पुष्कर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के पालन करते हुए राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन सिंह और प्रोफेसर उमाकांत यादव को निलंबित कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर मोहम्मद वसीम और प्रोफेसर विजय पुष्कर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। बता दें कि इससे पहले यह खबर सामने आ रही थी कि फर्जी दाखिला मामले में जांच एसटीएफ द्वारा कराई जाएगी और उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अब सीबीआई जांच की बात सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश में आयुष कॉलेज में दाखिल के नाम पर नीट यूजी 2021 की मेरिट सूचना के आधार पर स्थान बनाने वाले की जगह ऐसे लोगों को दाखिल कर दिया गया था जिनसे पैसे लिए गए थे। बताया जा रहा है कि सरकारी आयुष कॉलेज के लिए 5 लाख रुपए और प्राइवेट कॉलेज के लिए अभ्यर्थियों के लिए 3.5 लाख रुपए वसूल किए गए थे, जबकि प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेज में प्रवेश के लिए 4 लाख रुपए वसूल किए गए थे। तो ये सीएम योगी का सख्त एक्शन नजर आया इसको लेकर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देवबंद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का ऐलान करते हुए सोमवार को कहा कि इस स्टेशन की इमारत में मां त्रिपुर बाला सुंदरी देवी मंदिर का रूप देने का विचार किया जा रहा है। देवबंद रेलवे स्टेशन पर जारी निर्माण कार्यों का जायजा लेने सहारनपुर और रेल मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर के 200 रेलवे स्टेशनों के विश्व स्तरीय बनाने की योजना में देवबंद रेलवे स्टेशन को भी जोड़ा जा रहा है और इस स्टेशन को भी विश्व स्तरीय मानकों के हिसाब से विकास के लिए किया जाएगा। और बता दें कि मंत्री अश्विनी वैष्णव स्टेशन पर निरीक्षण के बाद मां त्रिपुर बाला सुंदर मंदिर देवी पहुंचे और पूजा अर्चना की। रेल मंत्री ने कहा कि देवबंद रेलवे स्टेशन की इमारत को मां त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर देवी का रूप देने के संबंध में विचार किया जा रहा है। मंदिर से डिजाइन को देखते हुए रेलवे स्टेशन को इस स्वरूप दिया जा सकता है। इसी बीच इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने रेल मंत्री से मुलाकात की और विभिन्न रेलगाड़ी के देवबंद में ठहराव करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने रेल मंत्री को देवबंद का ऐतिहासिक महत्व बताते हुए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि देवबंद एक धार्मिक स्थान है जहां देश भर से हजारों बच्चे पढ़ने आते हैं और प्रतिदिन हजारों लोग धार्मिक आस्था के चलते यहां पहुंचते हैं, इसलिए देवबंद रेलवे स्टेशन पर कई मुख्य ट्रेनों का ठहराव होने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
एक कोर्ट केस के सिलसिले में फिरोजाबाद आए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मैनपुरी में होने जा रहे चुनाव को लेकर दावा किया कि वहां कमल खिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं मैनपुरी में काम आएंगी और एसपी सिंह बघेल को 22 साल पुराने एक मामले में स्थानीय अदालत ने दोष मुक्त करार दिया है और उनके खिलाफ टुंडला से तत्कालीन विधायक शिव सिंह चक ने फरवरी 2000 में एक केस दर्ज कराया था। मुलायम सिंह यादव के चुनाव लड़ने के दौरान बीजेपी के किसी बड़े नेता ने भी कभी मैनपुरी में प्रचार नहीं किया। इस बार भी क्या तैयारियां हैं, इस पर भी एसपी बघेल ने कहा कि यह पार्टी हाईकमान तय करेगा कि कौन प्रचार में आता है और कौन नहीं, लेकिन जिसकी भी ड्यूटी लगेगी वो जरूर आएगा। मैनपुरी लोकसभा अजय नहीं है और क्योंकि पिछली लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति के सबसे मजबूत गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और फिर भी मुलायम सिंह यादव भी सिर्फ 94,000 वोट से ही जीत पाए। अब सपा बसपा गठबंधन नहीं है और वहीं केंद्रीय मंत्री ने यूपी में अपराध के मुद्दों पर भी अपराध मुक्त समाज को गुप्त काल में नहीं था। सपा और बसपा के काल में जब तक बच्चा स्कूल से वापस नहीं आता तो मैं दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार किया करती थी। कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया। जहां तक धर्म परिवर्तन का सवाल है, कुछ लोग रणनीति के तहत किशोर लड़कियों को बहला फुसला कर शादी कर रहे हैं और अगर किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन धर्म छुपाकर पीछा करना ये ठीक बात नहीं है बिल्कुल भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।